डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड हैं नीट फॉर्म में विथ स्पेसिफिकेशंस मैं बता देता हूं, विथ एग्जांपल, सारी चीजें डिटेल में रहेगी। और ऐसे डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा जो अभी नीट फॉर्म में जरूरी नहीं है, बाद में काउंसलिंग में टाइम में आपको चाहिएंगे, क्योंकि लेकिन एनसीएल में नहीं है, क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी में नहीं है, तो यू आर इक्विवेलेंट टू जनरल। अगर आप क्रीमी लेयर में है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ओबीसी से फॉर्म मत फिल करना, जनरल से ही फिल करना। ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, 1 ईयर। अब इतनी सारी चीजें 1 रुपए में दे देंगे आपको। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। अगले 15 दिन के अंदर अंदर किसी भी समय आपके नीट के फॉर्म आ सकते हैं। अब जरूरी है कि हम पहले से प्रिपेयर रहें, हर तरह से जल्दबाजी में गलती ना कर दें जो हर साल कई बच्चे कर बैठते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड हैं नीट फॉर्म में विथ स्पेसिफिकेशंस मैं बता देता हूं, विथ एग्जांपल, सारी चीजें डिटेल में रहेगी। और ऐसे डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा जो अभी नीट फॉर्म में जरूरी नहीं है, बाद में काउंसलिंग में टाइम में आपको चाहिएंगे, क्योंकि अभी कई लोग आएंगे वीडियोस में कंफ्यूज करेंगे, बच्चा परेशान रहेगा व्यू के लिए कि ये एक डॉक्यूमेंट भी बनाना है। बच्चे को पता ही नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट अभी जरूरत नहीं है, 4 महीने बाद जरूरत है। इसलिए सारी बातों को समझ लीजिए, सुन लीजिए। सबसे पहले तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लो। 1 रुपए में इस बार काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया हमने। अब तक जिसने नहीं की, किसी ने नहीं की, वो हमने कर लिया है। कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है, किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग भटकाते हैं, परेशान करते हैं, लिख दो उधर नीचे कमेंट, उनके वीडियोस में जाकर के समझ में आ जाएगा उन लोगों को। आपको 1 रुपए की काउंसलिंग से शुरुआत है और बिंदास होकर के लास्ट राउंड तक आपकी हेल्प करेंगे, साथ देंगे आपका। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का मतलब क्या होता है? 2x2 इसका एक्चुअल साइज होता है। और कैसी होनी चाहिए? विथ 80% फेस। मतलब इसका ऐसे समझ लीजिए कि टोटल फोटोग्राफ का 80% लगभग फेस होना चाहिए। मतलब बाकी का जो एरिया है वो 20% हो और फेस आपका उस फोटोग्राफ का 80% हो। ये इसका मतलब होता है, जिसमें आपको कोई मास्क लगाया हुआ नहीं होना चाहिए, कैप लगी हुई नहीं होनी चाहिए और नॉर्मल गॉगल से चलेंगे, लेकिन सनग्लासेस नहीं। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। और फोटोग्राफ सीधी होनी चाहिए। सीधी का मतलब होता है जब इस तरह से देखते हैं हम, अगर ऐसे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ऐसी नहीं, सेल्फीज नहीं, इन चीजों का ध्यान देना होता है। और जेपीजी फॉर्मेट में 10 to 200 KB के बीच ये फोटोग्राफ होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या? लेफ्ट एंड राइट हैंड, फिंगर्स एंड थंब। अब ये कई बार बच्चे ना जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, जल्दी से लेफ्ट हैंड जो थंब है वो लगा देते हैं। नीट के फॉर्म में सारे, यानी 4 उंगली इस हाथ की, 4 उंगली इस हाथ की और दोनों हाथ के थंब, ये 10 आपके एक साथ एक ऐसे A4 साइज पेपर पे आप ले लीजिए। उसके बाद में इसको अपलोड कर दीजिए। ये एक तरीका होता है। चाहे तो आप एक तरफ लिख दो नीचे पेंसिल से लेफ्ट, एक तरफ राइट लिख दो और ऐसा कर दो। बाद में ऊपर से पेंसिल के निशान थोड़ा थोड़ा सा बना दो, ये भी चलेगा। लेकिन इस तरह की ब्लू कलर की जो स्टैम्प पैड होती है उससे आप ऐसा कर लेंगे। इस तरह के आपको बनाने होते हैं सभी एक साथ और इसको अपलोड करना होता है जहां मांगा जा रहा है, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 10 to 200 KB में। जल्दबाजी मत करना कि ओनली लेफ्ट हैंड लगा दिया। ये दूसरी चीज, कई बच्चे क्या कर देते हैं, साइबर कैफे से करवाते हैं, जल्दबाजी में दूसरे स्टूडेंट का लग जाता है, बाद में परेशान हो रहे होते हैं। कभी आगे कोई इशू आ जाए फंस जाओगे, इसलिए ऐसे काम मत करना। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर जो होना चाहिए, रनिंग हैंड नॉर्मली यूज करते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं पहला लेटर कैपिटल स्मॉल है, जैसा आप करते हो वैसा करो, बस रनिंग हैंड होना चाहिए। इस तरह रनिंग हैंड हम बोलते हैं नॉर्मली। बाकी सब कुछ सेम है, आपके जैसा करते हैं वैसे आप सिग्नेचर करें। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 10 to 50 KB के बीच में होना चाहिए। फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी आपके नीट के एग्जाम में मांगी जाती है। एक पासपोर्ट साइज होती है, एक पोस्ट कार्ड साइज होती है। चाहे फोटो सेम है लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाती है। वो 2x2 की थी, ये 4x6 होती है। और नीचे वहां पर भी कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ क्लिक, किस तारीख को क्लिक की गई थी, डेट ऑफ बर्थ मत कर देना। कई बार बच्चे डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, डेट ऑफ क्लिक लिखना है और कैंडिडेट नेम ये नीचे लिखा हो तो बेटर है। तो हमेशा अपने को रूल्स फॉलो करने चाहिए। चाहे ये थी, यहां पर भी कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ क्लिक, फोटोग्राफ जिस दिन ली गई। इससे ये समझा जाता है कि रीसेंट है, क्योंकि हमसे ये कहा जाता है कि अगर 6 महीने की है
मतलब फॉर्म अभी आए हैं, अगर पिछले 6 महीने तक की हो तो अच्छा रहता है, वैलिड मानी जाती है। हालांकि कई बार बच्चे 2 साल पुरानी भी लगा देते हैं, नीचे कंप्यूटर से अब केवल चेंज कर देते हैं डेट, या लगाते ही नहीं है डेट, रिजेक्ट नहीं होता है फॉर्म, लेकिन फिर भी हमें रूल फॉलो करना चाहिए। जब आप पूरे साल मेहनत करते हो, 2-2 3-3 साल मेहनत करते हो, तो क्यों रूल फॉलो नहीं करना 10-20-30 रुपए के चक्कर में? तो बेटर होगा आप अपनी फोटो खिंचवाएं और उसको बोले नीचे मेरा नाम लिखना और किस तारीख को फोटोग्राफ ली गई है, तो कंप्यूटर से लिखा जाता है और एक साथ फोटो पूरी निकल जाती है। तो ये होती है 4x6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। बाद में काम भी आती है, आपको साथ में नीट वाले दिन भी ले जानी होती है, इसलिए ध्यान रखें 10 to 200 KB और JPG या JPEG फॉर्मेट में होगी। अगली बात है आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट 50 से 300 KB में PDF फॉर्मेट में होता है। मार्कशीट आप जानते हैं 10th की जो होती है वो आपको लगानी होती है, जिसमें मार्क्स वगैरह लिखा हो, जिस भी बोर्ड की है आपकी वो आप लगा देंगे। अब होगा क्या, 10th मार्कशीट और 10th सर्टिफिकेट दो अलग अलग चीजें हैं। ये 10th मार्कशीट है, देखो ये है 10th सर्टिफिकेट। अब है PDF 50 से 300 KB, लेकिन जरूरी नहीं है आपके पास दोनों चीजें हो। ढंग से सुनना, जैसे ये एक मैंने CBSE का लगाया है, लेकिन कब का लगाया है, ये 2006 के आसपास का, अभी का नहीं है। उस समय में सर्टिफिकेट अलग आता था, मार्कशीट अलग आती थी। आज के टाइम पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है। तो अगर आप ऐसे किसी बोर्ड से हैं जहां आपको अलग अलग नहीं मिलता है, तो दोनों में आप सेम लगा दें। लेकिन अगर आपके बोर्ड में मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो मार्कशीट वाली जगह पे मार्कशीट लगाना, सर्टिफिकेट वाली जगह पे सर्टिफिकेट लगाना। नीट के फॉर्म में दोनों मांगे जाएं और आपके पास एक ही है तो दोनों में, मार्कशीट में भी सर्टिफिकेट में भी सेम लगा देना। लेकिन अगर अलग अलग है तो जिस जगह पे जो मांगा गया है वो लगा देना। होता यह था नॉर्मली आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो या सर्टिफिकेट है वो मांगा जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। अब होता यह है किसी बोर्ड में मार्कशीट पे नहीं लिखा है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, लेकिन सर्टिफिकेट में दिया है, तो जहां डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लिखा जाता है वहां पे वो देना चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, चाहे मार्कशीट में हो या आपके सर्टिफिकेट में हो। जब दोनों चीजें मांगी जाती है तो देख लेना आपके पास अगर दोनों है तो दोनों लगा दो, अगर एक ही है तो दोनों जगह पे सेम लगा दो। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग लिखा हुआ है तो दोनों में से कोई भी लगा दो एक जगह पे जहां जो मांगा गया है। लेकिन अगर स्लैश करके लिखा हुआ है 10th मार्कशीट स्लैश सर्टिफिकेट, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप लगा दो। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आजकल CBSE एक ही देता है, मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। उस केस में आप दोनों में सेम ही लगा दोगे, साइज देख लोगे और PDF फॉर्मेट में रहेगा। अब आता है प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ। इसका डॉक्यूमेंट लगाना मांगा जाता है। ये क्यों है इसको समझो, क्योंकि आप एक सेंटर ऑप्ट करते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते किसी और स्टेट में हैं लेकिन रहने वाले किसी और स्टेट के हैं, या फिर बहुत समय से किसी और स्टेट में रह रहे हैं, रहने वाले किसी और स्टेट के हैं। ऐसे केस में उनका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो जाता है। आप जो फॉर्म में प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भरेंगे उसी स्टेट का, एक बच्चे ने भरा परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल, प्रेजेंट एड्रेस राजस्थान, क्योंकि वो यहां पे पढ़ाई कर रहा है, तो उन दोनों स्टेट्स के उसे जो सेंटर हैं वो मिलेंगे एज अ चॉइस, और कोई दूसरे स्टेट का नहीं दिखेगा। तो जो भी स्टेट में आपको एग्जाम देना है उसे आप प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस में जरूर डालें। साथ में आपको लास्ट में मांगा जाता है प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस का प्रूफ। सपोज किसी बच्चे का प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसे केवल एक प्रूफ दे देना है, लेकिन किसी का अलग अलग है तो उसे एक PDF में, मतलब अलग अलग को मर्ज कर लेना एक सिंगल PDF में और अपलोड कर देना। तो उससे पता चल जाता है। इनकेस देखिए होता ऐसा नहीं है कि वो लोग चेक कर पाएंगे, 23-24 लाख बच्चों के एक एक का निकाल करके चेक नहीं कर पाते, ये बात मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जिस तरह की बाद में धांधली हुई थी 24 में भी, तो 25 में सतर्क थे, कई चीजें हुई। हमारे सामने ऐसा हुआ है, एक स्टूडेंट हमारा अजमेर में पढ़ रहा था, रहने वाला दूसरे स्टेट का था, उसको सेंटर मिला उदयपुर। जब वो उदयपुर गया उसको देख करके 1 घंटे बाहर रोक लिया गया कि आप यहां क्यों आए। उसने कहा मैं अजमेर में तैयारी करता हूं। देखा स्टेट वगैरह सब दूसरे स्टेट का था, तो उस पर संदिग्ध मानते हुए, मतलब उसके ऊपर ये मानते हुए कि कहीं इसने इस तरह का सेंटर लिया हो, कोई गड़बड़ी हो, 1 घंटे उसको वेट करवाया, पेपर बिगड़ गया उसका। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, इस बार कोशिश करना, जिस तरह से अभी पिछली बार टाइट रहे थे लोग, कोशिश करना आपके ओन स्टेट में जाके आप एग्जाम दे दो। फिर भी आपको किसी और स्टेट में जहां रह रहे हो वहीं पर चाहिए तो कोई प्रूफ जरूर लगा देना जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब वो प्रूफ क्या हो सकते हैं प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के? तो आधार कार्ड आपका प्रूफ है, पैन कार्ड प्रूफ है,
ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ है, पासपोर्ट प्रूफ है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप 17 साल के 18 के नहीं हुए, पैन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है। इस केस में अगर आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, नहीं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चलेगा इसके अंदर प्रूफ में। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो चल जाएगा यहां पे। राशन कार्ड चल जाएगा। यूटिलिटी बिल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन का लास्ट 3 महीने का बिल आप एक साथ 3 महीने का मर्ज कर दें, पीडीएफ में लगा दें। आपके नाम नहीं होगा, आपके फादर के नाम होगा, कोई बात नहीं, आपके आइडेंटिटी प्रूफ में आपके फादर का नाम तो है ही ना, चल जाएगा। ऐसे ही बैंक पासबुक या स्टेटमेंट हो लेकिन उसमें नाम और एड्रेस क्लियर हो, ये चीजों को ध्यान दे करके आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं। अब यहां पर मैंने कहा एक पीडीएफ कंप्लीट कंपाइल कर लो, अगर अलग अलग है दोनों प्रेजेंट और परमानेंट, और उसके बाद में उसे इसके बीच में रखो 50 से 300 के बीच पीडीएफ को और अपलोड कर देना। आगे चलते हैं। यह है 10th का सीजीपीए कन्वर्जन। लास्ट ईयर मांगा गया था ऐसे बच्चे जिन्होंने ये कहा कि हमें 10th में सीजीपीए मिली थी, परसेंटेज नहीं मिली थी, तो उस अकॉर्डिंग सीजीपीए कन्वर्जन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होता है। आप ढंग से चेक कर लेना, अगर आपके मार्कशीट में परसेंटेज लिखी है या फिर मार्क्स भी लिखे, मार्क्स भी अगर दे रखे हैं ना तो आपको जरूरत नहीं है। अगर मार्क्स दे रखे हैं लेकिन मार्क्स नहीं दिए, ग्रेड ही दिए, ढंग से देखना यार। पिछली बार भी मैंने ये बात बताई थी और बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, कह रहे थे सर हमको ग्रेड मिली। अरे ग्रेड से पहले मार्क्स भी है ना आपकी। अगर मार्कशीट में दोनों चीज दे रखी है, मार्क्स भी दे रखी है, ग्रेड भी, तो मार्क्स से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। उस केस में आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप परसेंटेज फिल करो। लेकिन ऐसी मार्कशीट जिसमें परसेंटेज है ही नहीं, केवल और केवल ग्रेड ही दे रखी है, मार्क्स नहीं दे रखे, ओनली ग्रेड है, उन बच्चों को कन्वर्ट करना होता है 10 सीजीपीए को। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होता है जो कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने का है। अब आप ऐसी मार्कशीट उस जगह पे पाते हैं जहां पे देखेंगे केवल ग्रेड दे रखी है, नंबर नहीं दे रखे। उस केस में आपको क्या करना होता है, फोटोग्राफ के जस्ट नीचे यहां पर एक स्टेटमेंट दे रखा है, दैट इज द कन्वर्जन सर्टिफिकेट। वही है कन्वर्जन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, वही है। कैसा होता है दिखने में, देखो ऐसा होता है, ये लिख रखा है जिसमें एक फॉर्मूला दे रखा है कि जो भी आपकी सीजीपीए इंटू 9.5 ये आपका परसेंटेज, ऐसा लिखा हुआ है, ये आपको लगा देना है एज इट इज। आपके मार्कशीट के नीचे से चाहे इसकी फोटो खींच लीजिएगा, इसको आप लगा देना एज अ पीडीएफ, ये काम कर जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको सीजीपीए में मिला है, ठीक है, परसेंटेज नहीं मिली है। अब आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में हो सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ आप कौन कौन सा दे सकते हो, जो कि 10 to 200 केबी के बीच में हो। आधार कार्ड भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है। अब अगर किसी के पास में ये नहीं है तो क्या करें, राशन कार्ड जिसमें फोटो होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फोटो आपसे मैच करेंगे। अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो वैसे आधार कार्ड होता है हर बच्चे के पास, फिर भी बैंक अकाउंट पासबुक भी चलेगी लेकिन उसमें भी फोटो होनी चाहिए। 12th का एडमिट कार्ड भी चल सकता है, रजिस्ट्रेशन लेटर भी चल सकता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड हो लेकिन उसमें फोटो होनी चाहिए। साथ ही साथ एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, किसी भी ऐसा वैलिड फोटो आईडी कार्ड जिसमें आपकी फोटो है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है तो बिल्कुल वैलिड है। ये सारा आपके लिए आइडेंटिटी प्रूफ, तो ये आप तैयार रखेंगे। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब देख लीजिए अलग अलग तरह के कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक सर्टिफिकेट है किसके लिए, ये सर्टिफिकेट है आपका ईडब्ल्यूएस का। अब बच्चे ये कहेंगे सर मेरे पास भी ऐसा ही है लेकिन यहां पे गवर्नमेंट ऑफ समथिंग लिखा हुआ है। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी का नहीं लिखा होता है, सेंट्रल फॉर्मेट में भी गवर्नमेंट ऑफ जिसमें आप रहते हैं वही होगा। लेकिन अगर ये फॉर्मेट एक बार पढ़ लेना, ये चारों पॉइंट सेम है ऐसे के ऐसे, तो सेंट्रल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन 4 पॉइंट में से कुछ भी डिफरेंस आ गया, 1000 की जगह कुछ और लिखा हुआ है, 5 की जगह कुछ और लिखा है, ये चेंज हो गए, 8 लाख की जगह कुछ और लिखा है, तो फिर आपका स्टेट वाला है, सेंट्रल वाला आपको बनवाना पड़ेगा। वहीं कुछ स्टेट में ऐसा है कि हिंदी में दिया होता है स्टेट वाला और इंग्लिश में सेंट्रल वाला। यूपी की बात कर लो, सब कुछ सेम मिलेगा लेकिन हिंदी में है तो स्टेट वाला है, इंग्लिश में है तो सेंट्रल, दोनों आपके पास होने चाहिए। नीट फॉर्म में हमेशा सेंट्रल ही काम आता है, एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी यही काम आता है, लेकिन स्टेट वाले में क्या काम आता है, स्टेट वाला। अब देखो ये अपलोड नहीं करवाया जाएगा, मैं आपको अभी बता देता हूं। जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है नीट के फॉर्म में अपलोड नहीं करवाए जाएंगे, ओनली डिटेल ली जाएगी कि इसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस तारीख को इशू हुआ, किसने इशू किया, ये सारी चीज लिखी होती हैं। तो ये इशू आपके पास होगा ही नहीं तो आप लिखोगे कैसे, इसलिए आपको ये डिटेल चाहिए। अपलोड नहीं करवाएंगे, अपलोड कब करवाएंगे, काउंसलिंग टाइम पे। और मैं पहले ही बोल चुका हूं
नीट के फॉर्म में सेंट्रल लगता है, ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी लास्ट ईयर 1 अप्रैल के बाद बना हुआ अभी 31 मार्च तक वैलिड है। लास्ट ईयर अगर 1 अप्रैल के बाद बना हुआ है अभी तक के बीच में तो वैलिड है अभी आपका फॉर्म फिलिंग के लिए, लेकिन काउंसलिंग के लिए 1 अप्रैल के बाद नया बनवा लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आता है आपका एक और कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल का। अब पहली बात ये समझ लो, अगर आप ओबीसी में तो हैं लेकिन एनसीएल में नहीं है, क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी में नहीं है, तो यू आर इक्विवेलेंट टू जनरल। अगर आप क्रीमी लेयर में है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है तो ओबीसी से फॉर्म मत फिल करना, जनरल से ही फिल करना। अगर नॉन क्रीमी में आते हैं और सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है, चेक करना आपकी जो जाति है वो सेंट्रल लिस्ट में आती है क्या। अगर सेंट्रल लिस्ट में आती है तो आप सेंट्रल से अब ओबीसी का फॉर्म भरेंगे, अगर नहीं आती है तो भी जनरल से भरना, और स्टेट काउंसलिंग में आप अपना ओबीसी स्टेट वाला भर देना। तो ये अगेन फॉर्म में सेंट्रल की डिटेल्स जाती हैं। बच्चे बोलते हैं सर स्टेट वाले की लगा दें क्या, देखो रिजेक्ट नहीं होता है, आज तक किसी का रिजेक्ट होते हुए मैंने फॉर्म इस वजह से नहीं देखा है, आप लगा सकते हैं। लेकिन कहीं इसी साल एनटीए स्ट्रिक्ट हो जाए या आगे कोई चीज में पकड़ा जाए, आपको वापस पीछे देखें तो देखो इश्यू आ जाता है। इसलिए मैं कभी भी रूल के अगेंस्ट जाने की बात नहीं करता हूं, मैं यही कहता हूं रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, जो रूल कहता है वही करिए। ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, 1 ईयर। अब किसी बच्चे ने पिछले साल फैब में बनवाया था, इस साल के फैब तक वैलिड है, मतलब फैब की उस डेट तक, अगर 5 को बनवाया तो 4 तारीख तक है। उससे पहले अगर नीट के फॉर्म आ जाते हैं वो भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है टेक्निकली। अगर ठीक है 1 महीना और ऊपर नीचे हो तो एक बार आप कह सकते हो बाद में कि देखो मेरा फैब का बना हुआ था, फैब तक तो एटलीस्ट चलता, एक बार मान सकते हैं। लेकिन 2024 का बना हुआ है, 25 में बनवाया है नहीं, उस केस में तो आपका खत्म हो चुका ना वैलिडिटी 1 साल की, अब आपके पास नया होना चाहिए। स्टिल काउंसलिंग में 1 अप्रैल के बाद का तो होना ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना आप लोग। सेंट्रल वाला लगता है, किससे बनता है, कहां से बनता है, तो ये बहुत सारे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, एडिशनल मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से बना सकते हैं जिसको हम एसडीएम कहते हैं, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, इन सब से आप बनवा सकते हैं, या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यहां तक आप बनवा सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ हो सकता है। तो ये सारी जगह लिखा होता है, ये आपको बनवा लेना है टाइम पे, ठीक है। फिर ये है एससी एसटी सर्टिफिकेट। एससी एसटी का भी सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट होता है एक बार ही बनता है, कई जगह पे सेंट्रल और स्टेट का एससी एसटी सर्टिफिकेट सेम ही होता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है वापस बनवाने की, एक बार 1 टाइम ही बनता है। यहाँ वैलिडिटी एज सच नहीं है 1 साल वगैरह की, तो आप टेंशन फ्री रहें। मैंने आपको बताई ईडब्ल्यूएस की 1 फाइनेंशियल ईयर की होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच चलती है, चाहे आपने जुलाई में बनवाया 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ओबीसी की 1 ईयर होती है डेट से, लेकिन फिर भी 1 अप्रैल जो अभी आता है, क्योंकि एनसीएल है, नॉन क्रीमी है, तो आपको तभी माना जाएगा जब आप नए फाइनेंशियल ईयर में बनवाएंगे। तो 1 अप्रैल के बाद वाला काउंसलिंग में वैलिड होता है, ये बात आप ध्यान रखें। एससी एसटी का एज सच कुछ नहीं होता है, आपका कभी का भी बना हुआ हो चलेगा। आगे एनआरआई, ओसीआई या फॉरेन सर्टिफिकेट, अगर आप कोई एनआरआई है या ओसीआई हैं या फॉरेनर हैं, उस केस में जो भी है, जैसे ओसीआई का कार्ड है वो आपके पास होगा, या एनआरआई प्रॉपर सर्टिफिकेट जिस भी एम्बेसी से आपका प्रॉपर बना हुआ, उनके सील साइन लगे हुए होने चाहिए, तो वो आपके पास होना चाहिए 50 to 300 KB के बीच में पीडीएफ के अंदर, ठीक है। आगे अगर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके पास में पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूपीडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर यूडीआईडी जो कार्ड है वो होना चाहिए विथ बोथ साइड इन सेम पीडीएफ, दोनों साइड होनी चाहिए, एक पीडीएफ में आप लगा दो उसे, शुड बी बिटवीन 50 to 300 KB क्लियरली दिख रहे हो। इसके अलावा स्कैन कॉपी होनी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपके 5 डॉक्टर के पैनल ने बनवाया हो 50 से 300 KB के बीच में, ऐसे ही 2 डॉक्टर का जो पैनल है उनका बनाया हुआ कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको स्क्राइब चाहिए, ऐसा कोई इशू है कि खुद पेपर नहीं लिख सकते, स्क्राइब चाहिए, तो उनका प्रॉपर फोटोग्राफ होना चाहिए 10 to 200 KB के बीच में। स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए स्क्राइब का, वो भी साथ में आपको देना पड़ेगा, वो भी 10 to 50 KB। स्कैंड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, स्क्राइब का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर उसने काम मतलब उससे पढ़ाई ज़्यादा कर रखी है क्वालिफिकेशन, तो वो वैलिड नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। शुड बी बिटवीन 50 to 300 KB। साइज ऑफ स्कैंड अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग योर ओन स्क्राइब शुड बी बिटवीन 50 to 300 KB। ये सब चीज़ें फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को चाहिए।
और नीट का जब फॉर्म निकलता है उसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लास्ट में फॉर्मेट भी दिया होता है पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, तो उनको उसमें से देख के भी बनवा सकते हैं। अब कई बार क्योंकि हम कहते हैं कॉलेज काका में अगर कोई चीज आपने देख ली ना, वो बिल्कुल हम 100% सही ही आपको बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते नहीं, व्यूज के लिए झूठे वीडियोस बनाते नहीं है। लेकिन ऐसे लोग बैठे हैं, कई तो टीचर्स हैं जिनको टीचिंग वीडियोस पे तो उनके व्यूज आते नहीं है। अब उन्हें क्या चाहिए कि अच्छा ये नया आ गया है, फॉर्म आ गए हैं, काउंसलिंग आ गई है, इससे व्यूज आ जाएंगे। व्यूज के लिए कोई भी वीडियो बना देंगे। अब इनमें से कोई भी वीडियो अगर आपको अभी दिख जाए तो समझ जाना व्यूज के लिए बना दिया है, क्योंकि ये सब अभी नहीं चाहिए। 12th मार्कशीट नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, 12th के मार्क्स चाहिए। 12th के मार्क्स की डिटेल्स आपसे मांगी जाती है, मार्कशीट अपलोड नहीं करवाई जाती है। गैप एफिडेविट अभी नहीं चाहिए। ये सब कब चाहिए आपको, काउंसलिंग और एडमिशन में चाहिए। कब चाहिए, काउंसलिंग एंड एडमिशन में चाहिए, इससे पहले नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो काउंसलिंग और एडमिशन में चाहिए गैप एफिडेविट। मैं बता दूंगा कैसे बनाना है, वीडियो ऑलरेडी मेरा पड़ा हुआ है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, आपके जिस भी स्टेट से आप हैं उसका डोमिसाइल वहां का बना हुआ होना चाहिए, हम उस जगह के लिए भी बोल देते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, जैसे 12th से आप निकले हैं या कॉलेज से, ये सब भी एडमिशन टाइम पे चाहिए। या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसको एसएलसी भी बोलते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन सब की जरूरत कब है, काउंसलिंग टाइम में, एडमिशन टाइम में। उससे पहले नीट के फॉर्म में जरूरत नहीं है। ओनली 12th मार्क्स की जरूरत है। डिटेल्स चाहिए आपको नीट फॉर्म में, पूरी मार्कशीट अपलोड नहीं करवाएंगे। सिमिलरली मैंने कहा कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी या कॉपी जो होती है उसको अपलोड नहीं करवाएंगे, उसके केवल डिटेल्स मांगेंगे नीट फॉर्म में, ठीक है जी। इसके बाद में हम कहते हैं इनकेस हमसे जुड़ना है इस बार, ₹1 से काउंसलिंग प्लान केवल इसलिए शुरू किया है कि लोगों को भटकाने वाले बहुत बैठे हैं। बच्चे, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, लिख देते हैं बहुत सारे फीचर्स, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 ले तो लेते हैं, आता कुछ नहीं है। जनरल सी प्रेफरेंसेस दे देते हैं, वो तो हम भी दे देंगे ₹1 में। भाई इतनी सारी चीजें ₹1 में दे देंगे आपको। और अगर किसी को ये है कि हमको तो क्वेरीज भी पूछनी है तो फिर ये प्लान, किसी को ये है कि पिछली बार का गवर्नमेंट काउंसलिंग का प्लान आपने देखा ही है, वो सब कॉल पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी सारी चीजें, तो भाई ये वाला प्लान। फिर प्राइवेट डीम्ड सब काउंसलिंग चाहिए हर तरह की, तो ये वाला प्लान। अगर चाहिए कि सर फॉर्म्स भी आप लोग भरें, चॉइस फिलिंग भी आप लोग ही करो, यहां हम बना के दे देते हैं आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, यहां आप ही सर सब कुछ करो और 3 बार मुझसे भी बात करनी है, तो फिर ये वाला प्लान। और अगर ये चाहिए कि सर हमें तो सारा काम आप करके दो, प्लस हिमांशु सर से हम जितनी बार चाहें बात कर सकते हैं, तो मुझसे आप बात भी कर पाओगे। और एक और चीज, अगर सीट नहीं मिली, यानी कि एक तरह का अश्योरिटी वाला, अगर सीट नहीं मिली जो डिस्कस की थी आपसे, वो नहीं मिली, तो भाई 40,000 रिफंड भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कट ऑफ तो गवर्नमेंट लायक नहीं, हमको तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वो नहीं, वो आपसे पहले डिस्कस किया जाएगा प्रॉपर्ली। तो ये भी इसमें फीचर है। तो ये सारी चीजें आपको जो प्लान चाहिए, नहीं तो ₹1 में आप जुड़ जाओ, क्योंकि बाद में प्राइसेस बढ़ेंगे, कम से कम कुछ हाथ में होगा और बाकी किसी की तरफ भटकने की जरूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब रखना, टेलीग्राम ज्वाइन रखना, लास्ट काउंसलिंग राउंड तक आपकी हेल्प की जाएगी। नीट काका जेई ऐप होता है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो, चाहे आईफोन या जो आपका एंड्रॉयड है, सब जगह पे अवेलेबल है नीट काका जेई। उसमें जाना, टॉप कोर्सेज में जाना, नीट काउंसलिंग में जाना, जो प्लान ले लेना, जो चाहिए लो, लेकिन कोई कूपन कोड अभी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी प्राइजेस बढ़ जाएंगी कुछ टाइम बाद में। कूपन कोड कुछ नहीं दूंगा मैं लास्ट तक भी, डायरेक्ट अभी प्राइजेस हैं जो भी हैं आप लगा दो और परचेस कर लो। इनकेस प्लान 3, 4, 5, 6 में से कोई प्लान लिया होगा आपने, खासकर 3, 4, तो आपको व्हाट्सएप भी करना है। देखो इस तरह से नीट का ये दिखता है, टॉप कोर्स नीट काउंसलिंग, और फिर प्लान परचेस कर लेंगे। अगर आप 3, 4 प्लान लेते हैं, लेने के बाद में 723000 5333 पे व्हाट्सएप कर देना कि हमने प्लान ले लिया। अगर कोई ब्रोशर चाहिए, कोई क्वेरी है किसी की, तो भी इस पे व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं, व्हाट्सएप करना 723000 5333 व्हाट्सएप करके आप जो भी क्वेरी अपनी पूछ लेना। बाकी मैं यही कहूंगा, एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, मेहनत करिए, हेल्प साथ हम दे रहे हैं, लगातार देंगे, लास्ट राउंड तक देंगे। प्रिपरेशन में भी हमारे चैनल जैसे नीट काका जेई, आप जाकर के वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस फ्री में लेंगे, बहुत कम प्राइजेस में टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे काउंसलिंग प्लान में मेंटर्स भी मिलेंगे आपको, अगर आप प्लान 3, 4, 5, 6 में हैं तो मेंटर भी होंगे जो आपके स्कोर को अप करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं, लेकिन जुड़े रहना है लास्ट राउंड तक। चैनल सब्सक्राइब रखना, टेलीग्राम ज्वाइन रखना, जो भी प्लान चाहिए परचेज कर लो, लेकिन इतना वादा करोगे इस बार अच्छा स्कोर ला करके अच्छे कॉलेज पहुंचोगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।